कि तुम्हारी चौक टॉपेसर रखते नहीं हैं। मोदी जी सुन लें, उनका पूरा कैबिनेट सुन ले कि तुम्हारी चौक टॉपेसर रखते नहीं हैं हम, और मुझे मालूम है साहिब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूकें हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं। राहुल नागपाल जी, जिस तरह से किसान आंदोलन को आज लगातार 72वां दिन चल रहा है, तो हम देख रहे हैं ना तो सरकार हटने का नाम ले रही है और ना ही किसान भाई हटने का नाम ले रहे हैं। तो क्या लगता है कि किस दिशा में ये आंदोलन जाएगा? देखिए, लड़ाई आर और पार की है। इसको दो टूक में मोदी सरकार समझ ले, सीधा सीधा, इसमें कोई मिलावट नहीं है। जब तक राकेश टिकैत जी कह चुके हैं, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। मोदी सरकार जितना जल्दी इस कानून को वापस ले लेगी, उतनी जल्दी किसान भी अपने घर चले जाएंगे और मोदी जी भी अपना आराम से चैन से अपने बंगले में सोएंगे। अगर मोदी जी ये सोच रहे हो, जो उनकी नीति है कि पहले थकाएंगे और फिर हटाएंगे, उनकी नीति गुजरात से लेकर के यहाँ तक यही है, पहले थकाते हैं फिर बदनाम करते हैं फिर हटाते हैं। तो ना तो किसान थकाए अब तक, ना बदनामी के खालिस्तानी इनको बता दिया, माओवादी इनको बता दिया, नक्सली इनको बता दिया, और अब तो 26 तारीख को और भी बहुत सारे तक में जो है इनको बदनाम करने की साजिश कर ली। तो ना तो थका है और ना क्या नाम है अभी तक यहाँ पर वो बदनामी के डर से बचा है, और ना वो यहाँ से हटने को तैयार है। तो सीधी सीधी बात है, आंदोलन सही दिशा में चल रहा है, शांतिप्रिय चल रहा है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के अनुसार चल रहा है, ठीक है। और आंदोलन करना भारतीय संविधान के अनुसार फंडामेंटल राइट्स है, वो लोग कर रहे हैं। मोदी जी कानून वापस ले लें, लोग घर चले जाएंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। जी, आज तक हमने देखा है कि कोई भी जानवर हो उसको सलाखों के पीछे बांध कर एक तरह से कैद रखने का काम किया जाता है, और हम अक्सर देखते भी कि जब किसान अपनी फसल को उगाता है तो अपने खेत की 4 बाउंड्री करता है ताकि उसमें जो जानवर है वो प्रवेश ना कर सके। तो आज ऐसी क्या नौबत आई कि सरकार के द्वारा इस तरह की बैरिकेडिंग इन किसानों के लिए की गई है? क्या आज हालत इन किसानों की जानवरों से ही बदतर समझ रही है सरकार? तो अगर जानवर से बदतर नहीं समझती तो बैरिकेडिंग क्यों करती? ये तो इस देश के जो किसान हैं, जो मजदूर है, जो सर्वहारा समाज है, जो कामगार समाज है, जो अर्ज करके खाता, मेहनत करके खाता है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी, इस देश का 85% मेहनत करके खाने वाला समाज है, उसको समझ लेना चाहिए। इस देश की हुकूमतों ने तुम्हें जानवर से ज़्यादा समझा कब है? ये हुकूमत हो, इससे पहले वाली हुकूमतें हों, और ख़ासतौर से वर्तमान समय में जो हुकूमत देश के अंदर रूल कर रही है, ये इसकी विचारधारा, जो इनके नाना ताऊ चाचा, जो इनके आका हैं RSS के लोग, उन्होंने तो कभी समझा ही नहीं जानवर से ज़्यादा। और आज जो ये बैरिकेडिंग यहाँ पर की है ना, ये बैरिकेडिंग उन्हीं की सोच का नतीजा है। अपने ही देश में, अपने ही लोगों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान पर ऐसी बैरिकेडिंग नहीं है, चाइना पर इतनी बैरिकेडिंग नहीं है। ये कितने बड़े बहादुर हैं, इनकी बहादुरी बताती है ये बैरिकेडिंग। हम अक्सर सुनते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो वही माहौल आज गरमाया हुआ है बॉर्डरों पर। और अभी हमने देखा कि अमेरिका की जो एक सिंगर है रियाना, उसने एक स्टेटमेंट एक तरह से ट्वीट किया था, अपने विचार रखे थे कि जिस तरह से देश में जो हालात चल रहे हैं, सरकार उनको संज्ञान में ले और जो एक तरह से मानवाधिकार है उनका हनन ना करे। तो इस पर क्या कहना है? देखिए, मेरी बात समझिए, कल से जब से रिहाना ने या कमला हैरी की बेटी ने बड़ा ये 2 ट्वीट किए, एक ट्वीट और आया है, ये 2-3 ट्वीट आए हैं विदेशों से, तो तब से लोगों का देशभक्त जाग गया। एक वो क्रिकेट का भगवान है, 4.25 फुट का सचिन तेंदुलकर, वो भी बोल रहा है यहाँ 200 किसान मर गए, तब उसकी देशभक्ति नहीं जागी। एक वो अक्षय कुमार है भाड़, तब तक उसकी देशभक्ति नहीं जागी। अक्षय कुमार, मैं बता दूं तमाम लोगों को, अक्षय कुमार के बारे में जिनको नहीं पता है, अक्षय कुमार इस देश का नागरिक नहीं है, उसके पास नागरिकता भी विदेशी है। वो इस देश के अंदर रहता है, कमाता यहाँ है, खाता यहाँ है, और नागरिकता उसके पास विदेशी नागरिक है। उसका देशभक्तपन जाग गया। अजय देवगन का देशभक्तपन जाग गया। 3 विदेशी लोगों ने ट्वीट कर दिया, तो इनके देशभक्ति पर खतरा आ गया, देश की डेमोक्रेसी पर खतरा आ गया, लोकतंत्र, हमारा देश का लोकतंत्र इतना कमजोर है क्या 3 विदेशी लोग ट्वीट कर दें तो हमारा देश का लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा? कभी नहीं। मोदी जी वहां जाकर के कहें अमेरिका में कि ट्रंप अगली बार, तब देश की नागरिकता को, देश के लोकतंत्र को खतरा नहीं होता। मतलब, और वो 3 लोग देश के किसानों के समर्थन में ट्वीट कर दें तो इनको आपत हो जाती है। तो वही वाली बात होगी ना, हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्री है लगातार, वो भी अपनी जो स्टेटमेंट एक तरह से किसानों के विरोध में दे रही है, कंगना रनौत। उसने भी अभी एक और स्टेटमेंट दिया, और उससे पहले भी लगातार कई स्टेटमेंट दे चुकी है। वो पहले बहन बेटियों को लेकर स्टेटमेंट दी उसने, जिस तरह की हमारे देश की इन बहन बेटियों के लिए अपशब्द कहे। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या सरकार की पनाह पर ये लोग काम करते हैं? देखिए, मैं उस कंगना रनौत या कनवर रनौत जैसे लोगों का नाम लेकर के भी जवान खराब नहीं करना चाहता, लेकिन आपने उनका नाम लिया कंगना रनौत का, देश की बेटी है, मैं सम्मान करता हूँ हर महिला का। लेकिन जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से, चाहे किसानों के विरोध में हो, चाहे अन्य किसी कोई
कोई भी इस देश के अंदर आंदोलन खड़ा होता है, सबसे पहले कंगना रनौत निकल के आ रही है, पता नहीं किसानों ने कौन सा उसके बंगले पर कब्जा कर लिया है। अरे छज्जा तोड़ा तेरा, क्या नाम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, मुंबई वालों ने, उनसे लड़ना, किसानों ने तेरा कौन से बंगले पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसकी आदत बन गई है, देश के अंदर कोई भी आंदोलन खड़ा हो उसे सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में वो हमेशा पेश होती है, आरएसएस के प्रवक्ता के रूप में वो हमेशा पेश होती है। उसको जो 22 सिक्योरिटी मोदी सरकार ने दी है, जब मोदी सरकार ने उसको 22 सिक्योरिटी दी है तो कहीं ना कहीं उसका कर्जा तो उतारना है ना। और कर्जा कैसे उतरेगा? किसानों को गाली दे करके, किसानों की बहन बेटियों को गाली दे करके, किसानों को आतंकवादी बता करके, किसानों को माओवादी, नक्सली और खालिस्तानी बता करके। वो तो उस दिन भी कह रही थी कि ये जो लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहरा है, उस बेवकूफ महिला को ये पता नहीं है कि जो लाल किले पर झंडा फहराया गया है ये खालिस्तान का झंडा है या निशान साहब है। अगर ये खालिस्तान का झंडा है तो मोदी जी जिसको सर पे बांध करके गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए गए तो फिर तो वो भी खालिस्तान का झंडा है। अगर ये झंडा देशद्रोही है तो फिर तो मोदी जी भी देशद्रोही है, क्योंकि ये झंडा तो उन्होंने भी सर पे बांधा था। तो इन लोगों को ये पता नहीं है, अनपढ़ और गवार और जाहिल लोग हैं, अनपढ़ और कुपढ़ लोग हैं ये, इनको पता नहीं है। इनका आका जो नागपुर में बैठा है मोहन भागवत, आरएसएस वाले, ये जितना बोलते हैं ना, जितनी चाबी भरी जाती है खिलौने उतना उछलते हैं। ये खिलौने हैं, इनको ज़्यादा गंभीर नहीं लेना चाहिए। ये किसान के बेटे खड़े हैं, ये किसान की बेटियां खड़ी हैं, हमारी बहनें यहाँ रोटियां बेल रही हैं। उस कंगना रनौत की माँ ने दूध पिलाया ना, वो करनी मसूद ठाकुर को पता है। लाठी किसके हाथ में? मोदी जी के हाथ में। ताकत किसकी खड़ी है? अडानी अंबानी की। दूसरा नंबर, मुसलमान पिटा एनआरसी और सीए के मामले पे, ताकत की लाठी किसकी है? मोदी जी की। ताकत किसकी है? अडानी अंबानी की। अब कौन पिट रहा है? अब किसान पिट रहा है। लाठी किसके हाथ में? मोदी जी के हाथ में। ताकत किसकी है? अडानी अंबानी की। जब दलित पिट रहा था तो सब ताली बजा रहे थे, फिर मुसलमान पिट रहा था तो हम हिंदू, हम भी ताली बजा रहे थे। अब किसान पिट रहा, तो अब बताओ कौन ताली बजाएगा? बारी बारी से पिटेंगे सब, क्योंकि इस देश के अंदर जो आरएसएस का समाज है ना, जो 15% आरएसएस की विचारधारा का समाज, उसके लिए ना जाट से प्यार, ना गुजर से प्यार, ना यादव से, ना चमार से, ना खटीक से, ना पासी से, ना मुसलमान से। उसके लिए तुम जातियाँ हो, उसके लिए तुम जातियाँ हो। और जिस दिन तुम जाति को जमात में बदल दोगे, जिस दिन तुम पिटे पिटे लोग इकट्ठा हो जाओगे, उस दिन ये आरएसएस वाले इस देश को छोड़ करके भाग जाएंगे, क्योंकि ये विदेशी और तुम इस देश के मूल निवासी हो। समझने की जरूरत है। किसी में 10 लाठी लगी हैं, किसी में 20 लगी हैं, किसी में 30 लगी हैं। ये खुश हो लो कि मुझ में 10 लगी है, मैं कम पिटा हूँ। इसमें 20 लगी है, ज़्यादा पिटा, इसमें 30 लगी है, ज़्यादा ये हमसे ज़्यादा पिटा। पिटोगे सब, पीटने वाला वही है। इकट्ठे हो जाओ, लाठियाँ छीन लो, तोड़ दो, फेंक दो और ऐसे बदतमीज आदमी को हटा दो। राहुल नागपाल जी, अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है कि जो ब्राह्मण महासभा है उसके लोग हैं और एक पंडित है और बहुत सारे आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, वो राकेश टिकैत जी का जीते जी पिंडदान करते हैं और उनके जो पुतला है उसका भी दहन करते हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, जाति कोई बुरी नहीं होती। मैं जो जाति, किसी भी जाति में कुछ जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, मैं उनका विरोध करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस देश के अंदर जिन्होंने राकेश टिकैत का जीते जी जिन ब्राह्मणों ने पिंडदान किया, उनको अकल नहीं है क्या? उनको थोड़ी बहुत तो अकल होगी, थोड़ी बहुत तो समझ होगी। अगर तुम हिंदू धर्म को मानते हो, सनातनी परंपरा को मानते हो, तो इस जिसको कहते हो कि सैकड़ों साल पुरानी, हजारों साल पुरानी परंपरा है, तो उस परंपरा को क्यों बदनाम कर रहे हो भैया? कहीं सनातनी परंपरा में जिंदे आदमी का पिंडदान नहीं होता। और जो लोग सनातनी परंपरा के होने के बावजूद भी राकेश टिकैत का पिंडदान कर रहे हैं, आप उनकी मानसिकता का इस बात से पता लगा सकते हो कि वो वही कुपड़ लोग हैं जिनकी मैंने स्टार्टिंग में बात की। ना उन्होंने अपने धर्म को पढ़ा और ना उसका वो पालन कर रहे हैं। अपनी जो खुन्नस है वो इस बहाने उसको निकाल लें। राकेश टिकैत 6.5 फुट का आदमी है, 56 इंच का सीना ले रहा है। इनके पिंडदान करने से वो मर रहा है, इन्हें मार के मरेगा, वो इतनी आसानी से ना मरे। जी राहुल नागपाल जी, लगातार हमने अभी 2-3 दिन पहले की बात है यहाँ पर, क्योंकि पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग की है, लेकिन उसी पुलिस प्रशासन की बैरिकेडिंग को तोड़कर कुछ आरएसएस बीजेपी के लोग आते हैं और लगातार ये नारे लगाते हैं कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बरसाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आनी चाहिए पुलिस की, आप क्या सोचते हैं? देखिए, आप एक चीज समझ लो, इस देश के अंदर जब ये आरएसएस नाम की ना एक बीमारी है, इस बीमारी को जब तक जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा, हम अपने बच्चों को उनकी शाखाओं में जाने से नहीं रोकेंगे। और जो लोग कहते हैं ना कि आरएसएस क्या नाम है बहुत बड़ी चीज़ है, मैं कहता हूँ आप आरएसएस की किताब पढ़िए, वंश ऑफ थॉट एक नाम की किताब है, वो पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। आप भंवर मेघवंशी की किताब में कार सेवक था, उसे पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। ये जो लोग आए थे ना, जिनका आप जिक्र कर रहे हो कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस तो लठ बजा लेगी, लेकिन जो यहाँ लोग बैठे हैं दिल्ली पुलिस में जो जवान हैं वो भी तो उनके भाई हैं,
वो भी तो उन्हीं के बेटे हैं, वो भी तो उन्हीं के चाचा ताऊ हैं। कभी खून के ऊपर लठ नहीं बजाता। वो जमाना चला गया कि सरकार ने आदेश करा और लठ लेकर के दिल्ली पुलिस आ गई। जिस दिन राकेश टिकैत को 27 तारीख 28 तारीख की रात को यहाँ पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आई थी, तो पुलिस की आंख में भी आंसू थे और राकेश टिकैत की आंख में तो आंसू थे ही थे, क्योंकि गिरफ्तार होने वाला बेटा था और गिरफ्तार करने वाला बेटा था। दोनों एक ही बाप के दो बेटे थे, जो एक विरोध में खड़ा था और एक समर्थन में खड़ा था। जी राहुल नागपाल जी, जब से 7 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, लगातार वो हिंदू मुसलमान की बात करती है और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ दौड़ रही है, एक तरह से मैं ये कहूँ। लेकिन क्या ऐसी चीज है कि इस देश में, क्योंकि संविधान हमें पूर्ण रूप से आजादी देखता है, चाहे हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, हर किसी को स्वतंत्र रूप से रहने का अधिकार है, तो आज भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि सबको हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाना चाह रही है? देखिए, दो चीज समझ लीजिए। भारतीय संविधान का ये प्रियम्बल लग रहा है सामने, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना, ऊपर ही टकरा मंच पे। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो एक वाक्य है, ये हमको हमारे, मैं कहता हूँ, मैं बौद्ध हो सकता हूँ, जैन हो सकता हूँ, हिंदू हो सकता हूँ, पारसी हो सकता हूँ, सिख हो सकता हूँ, जिस धर्म को मान सकता हूँ, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता मुझको मेरे संविधान ने दी है। और मेरा संविधान ये कहता है कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, बौद्ध हूँ, जैन हूँ, पारसी हूँ, किस जाति, किस धर्म, किस भाषा का हूँ, वो स्वतंत्रता मुझे संविधान ने दी है। और मैं पहले भारतीय हूँ, उसके बाद में हिंदू हूँ, पहले भारतीय हूँ, उसके बाद में मुसलमान हूँ, पहले भारतीय हूँ, उसके बाद में सिख, बौद्ध, जैन जो भी हूँ वो बाद में हूँ। और हम भारत के लोग भारत को मजबूत बनाने के लिए काम करें। इनके कहने से 12-14% लोग हैं आरएसएस की विचारधारा के लोग, इनके कहने से क्या मैं हिंदू नहीं रहूंगा, आप मुसलमान नहीं रहोगे, आप बौद्ध नहीं रहोगे? अरे ये देश इन्होंने नहीं बनाया, ये देश इन्होंने नहीं बनाया। ये देश हजारों साल से, बुद्ध के काल से, सम्राट अशोक के काल से, जब इनके चाचा पैदा नहीं होते जब का देश है ये। और ये लोकतंत्र चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने का है। ये नानक की पैदाइश के लोग हैं, ये बुद्ध की, नानक की, रैदास की, फूले की, साहू की विचारधारा के लोग हैं। ये एक दिन में टूटने वाली नहीं है। हम उसी विचारधारा के लोग हैं कि जब नानक देव जी ने लंगर चलाया था, 20 रुपए से शुरू किया था, जिस लंगर को आज हम सब लोग खाते हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसको हिंदू खाएगा, मुसलमान खाएगा। आज भी गुरुद्वारे में चले जाइए, वहाँ ये देख करके लंगर नहीं परोसा जाता कि इसको हिंदू खाएगा, मुसलमान खाएगा, बौद्ध खाएगा। वहाँ जो जाएगा वो खाएगा। ये हमारी मोहब्बत को तोड़ना चाहते हैं, ये भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। अरे ये 2 गुजराती हैं, अब 4 हो गए। पहला अमित शाह और मोदी थे, अब अडानी और अंबानी आ गए। 4 गुजराती पूरे देश को एक डंडे से हाँकना चाहते हैं। लेकिन इस देश की 135 करोड़ जनता अब समझ चुकी है, इनको वहीं पहुंचा देगी, इनको वहीं पहुंचा देगी जहाँ से लेके आए थे। जी राहुल नागपाल जी, आखिरी सवाल, एक आप कवि हैं और कवि होने के नाते इस पूरे देश को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने राकेश टिकैत के सम्मान में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। एक साहित्यकार, एक कवि की अपनी पीड़ा है। मेरी 4 पंक्तियाँ थी, वो निवेदित कर देता हूँ। आपने कवि की बात कही है कि तुम्हारी चौखटों पे सर रखते नहीं हैं। मोदी जी सुन लें, उनका पूरा कैबिनेट सुन ले कि तुम्हारी चौखटों पे सर रखते नहीं हैं हम, और मुझे मालूम है साहिब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूकें हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं। तो ये थे हमारे साथ में राहुल नागपाल जी, जो कि अपनी अच्छी कविताओं के कारण जाने जाते हैं। और यहाँ पर लगातार बहुत सारे लोग हैं, आप लगातार देख रहे हैं कि इस किसान आंदोलन को 72वां दिन चल रहा है। लेकिन किसानों की और आम इस देश की जनता की सिर्फ एक ही डिमांड है कि जब तक सरकार इन 3 काले कानूनों को पूरी तरह से रद्द नहीं करती, हम यहाँ से नहीं हटेंगे।